हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि समाकलित वेग समीकरण क्या होते हैं। किसी अभिक्रिया का अवकलन समीकरण तो हमने आपको बता दिया था, फिर उसी को हमने प्रदर्शित किया था समाकलित वेग समीकरण के पदों में, और उसका कारण भी आपको बताया था। और वहां पर हमने लास्ट क्लास में जो समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करी थी, वह ज्ञात करी थी शून्य कोटि अभिक्रिया के समीकरण को ज्ञात किया था। और वह जो हमारे पास समीकरण आई थी, वो समीकरण इन दो रूपों में आई थी। पहला था r इज टू माइनस के टी प्लस r0, और दूसरा हमारा था यहां पर r जो हमारा आएगा वह आप जानते हैं, क्योंकि ये सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए ब्रैकेट के अंदर आएगा। और दूसरा समीकरण हमारा था k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन टी। आज हम प्रदर्शित करेंगे कि इन समीकरणों को ग्राफी रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आपको ये समीकरणें नहीं पूछी जाती, केवल आपको ग्राफ दे दिए जाते हैं, और ग्राफ को देख करके आपको यह पहचानना होता है कि यह जो समीकरण है ये शून्य कोटि अभिक्रिया की समीकरण है अथवा प्रथम कोटि अभिक्रिया की समीकरण है। आप जानते हैं आपके कोर्स में केवल यही है, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसी चीज को आज हमने अच्छे से समझना है। तो ग्राफी रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले यह देख लें कि हमने पिछली क्लास में करा क्या था। तो एक मोटा मोटा उसका आइडिया हम यहां से ले लेते हैं। हमने कहा पिछली लास्ट क्लास में हमने कहा था एक हमने अभिक्रिया ली, हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं, और इस अभिक्रिया में हमने कहा था कि जो अभिकारक हैं, अभिकारक परिवर्तित हो रहे हैं किसके रूप में? उत्पाद के रूप में। यदि अभिकारक को हम रिएक्टेंट यानी कि R से प्रदर्शित करें, उत्पाद को प्रोडक्ट यानी कि P से प्रदर्शित करें, तो हमारी एक सामान्य समीकरण हो जाती है RP, यानी कि जो अभिकर्मक है वो परिवर्तित हो रहे हैं, P यानी कि प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। अब आपको ध्यान हो तो वहां हमने डिफरेंट कंडीशंस ली थी। पहले ली थी हमने कहा था यदि t बराबर हो जाए 0, यदि t बराबर 0 हो जाए तो उस क्षण अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं r0 से या r0 से। और आप समझ सकते हैं यदि मैं उत्पाद की सांद्रता को भी प्रदर्शित करूं, हालांकि इस पूरे के पूरे हम जब समाकलन समीकरण ज्ञात करते हैं तो हम केवल अभिकारक की ही सांद्रताओं की हम क्या कहते हैं उसको यूज किया जाता है, उत्पाद की सांद्रताओं का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो उत्पाद की ऐसी क्षण जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि जब समय शून्य है तो जो अभिकारक की जो सांद्रता होगी, अभिकारक 100% होगा, क्योंकि वो अभी उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू ही हुई है, जस्ट हुई है, तो ये 0 होगी। यदि हम कहें समय, किसी क्षण समय को मैं t मान लूं, तो इसके सांद्रता को हमने कहा था मान लेते हैं r से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसकी जो सांद्रता थी मान लेते हैं हम उसको p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो अभिकारक की सांद्रता को r0 से या r0 से प्रदर्शित करेंगे, और किसी क्षण t पर यानी कि समय t पर जो सांद्रता होगी अभिकारक की वो परिवर्तित हो जाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि r जो है वो इसका मान छोटा होगा किससे? r0 से। क्यों छोटा होगा ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब अभिक्रिया घटित होगी, रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे। ये अभिकारक बदल रहे हैं उत्पाद में, तो अभिकारकों की मात्रा घटेगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो R है t समय पर इस अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा? t बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता थी R0 की तुलना में। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी, वो अच्छे से अब आपको समझ में आ गई होगी, रिकॉल हो गया होगा आपका। अब हमने वहां पर आपको दो समीकरणें निकाल के दिखाई थी। जो लास्ट इक्वेशन थी वो हमारी थी k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन टी, जबकि इस समीकरण को हम कहां से ज्ञात करते थे? इस वाली समीकरण से ज्ञात करते थे, जो कि हमारे पास r बराबर माइनस के टी प्लस r0। इन सब पदों को आप समझ रहे होंगे। r हमारा क्या है? t समय पर अभिकारक की सांद्रता है। r0 क्या है? t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता है। k आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है?
कांस्टेंट होता है, जिसे हम अभिक्रिया स्थिरांक कहते हैं, और बाकी टी तो कोई क्या है, समय है। तो अब हम इस समीकरण को लेकर के इस शून्य ऑर्डर जो हमारी रिएक्शन है इसके ग्राफी निरूपण करेंगे कि किस प्रकार से आप इसको ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। तो समीकरण हमने यहां से ये वाली समीकरण ले रहे हैं। समीकरण है R इजिकल टू माइनस के टी प्लस साथ में हमारा क्या आ गया R नॉट। यह जो हमारी समीकरण है जो शून्य ऑर्डर रिएक्शंस है समाकलित समीकरण के रूप में, इसको यदि हम एक सरल रेखा के समीकरण से तुलना करें, आप जानते हैं हम कह सकते हैं सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का जो गणित में समीकरण होता है वो बराबर होता है y बराबर mx। तो ये हमारा सरल रेखा का समीकरण है। अब प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे बाप रे, ये तो हम गणित में घुस गए। अब गणित उनको पता है, बहुत से बच्चों को एक प्रकार से मैथ्स का फोबिया होता है, डर होता है कि अरे भाई गणित तो बहुत कठिन है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए वो चीज कठिन होती है जो आपको कभी समझ में नहीं आती। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में जुड़े रहे, यहीं से डर के नहीं भाग गए, बहुत से भाग जाते हैं इतनी देर में, कहा अब हमारे बस की नहीं है, सरेंडर कर देते हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप 10 मिनट तक इसमें टिक गए तो आपको ये चीज मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। अब मैंने यहां पर एक सरल रेखा का समीकरण लिखा है y बराबर mx प्लस सी। ये क्या समीकरण है? यह समीकरण यह बताता है कि किसी सरल रेखा को यदि x तथा y निर्देशांकों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसका समीकरण क्या होगा। तो ये तो मेरे कहने की बात है, अभी मैं आपको ये जब करके दिखाऊंगा तो आपको काफी आसान लगेगा। अब हम कह रहे हैं ये एक सरल रेखा का समीकरण, मानक समीकरण ये होता है। इन दोनों की तुलना करनी है, इन दोनों की आपको तुलना करनी है, इन दोनों की तुलना कीजिए। तो देखिए यहां पर देखिए y है और ये है क्या है r, यानी कि y किसके बराबर है, r के बराबर। बराबर बराबर इधर की ओर क्या है, यहां पर y और यहां पर क्या है, यहां पर r है, यहां पर क्या है y। तो मैंने लिखा y बराबर r। दूसरी चीज यहां देखिए, ये यहां पर है m और यहां पर है माइनस के, तो यानी कि हमने लिख लिया m की जगह क्या है माइनस के। यहां पर क्या है t और यहां पर क्या है x, तो यहां पर लिख लेंगे हम x बराबर किसके है, t के। देखिए ये जो पद हैं सारे के सारे वो इस समीकरण के पद हैं, और ये दाहिने तरफ के जो पद हैं वो इनके इस वाले समीकरण के पद हैं। अगला एक चीज और बच गई जिसको हम कहते हैं c, और ये इस समीकरण में ये c है, इस समीकरण में यहां पर क्या है r नॉट। तो मुझे लग रहा है ये कंपैरिजन, ये तुलना तो आपको समझ में आई गई होगी। अब इसको बनाया कैसे जाता है ये समझिए। आप ये देखिए, मैंने दो अक्ष ली, एक अक्ष ये वाली, एक अक्ष ये वाली। जो पड़ी हुई अक्ष होती है, क्षैतिज अक्ष होती है, इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, ये हमारी होती है x अक्ष। और जो खड़ी होती है, जैसे हम जमीन पर खड़े हैं, तो ये जो खड़ी वाली अक्ष है ये हमारी अक्ष होती है y अक्ष। अब ये जो हमारा समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी, ये एक रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करता है। क्या क्या चीजें हैं, y जब y में r आ रहा है तो इस वाले पद में यहां पर कौन सा चर चलेगा, यहां पर चलेगा r। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक चर है। r मतलब क्या है, r मतलब अभिकारक, और इसको मैंने ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लिया, इस प्रकार से बंद कर लिया। इसका मतलब है r मतलब अभिकारक, और ब्रैकेट का अर्थ है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता मैंने यहां लगा दी, क्योंकि y अक्ष में इसके बराबर है तो y ये वाली है, इसलिए मैंने यहां r लिख लिया। दूसरा देखिए x में क्या है t, तो इस वाली अक्ष में क्या लिख लेंगे हम, ये x अक्ष है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा t आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया। थर्ड चीज यहां पर आप देखिए c का मान किसके बराबर है, r0 के बराबर। c होता है हमारे पास कांस्टेंट, नियतांक जिसे हम कहते हैं, और नियतांक का मान क्या है r0। अब आप कहेंगे सर इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो काफी आसान है। आसान कैसे, समीकरण से समझते हैं हम। यहां पर हमने कहा मुझे इस समीकरण की यहां पर ग्राफ बनाना है, मुझे इस समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो ठीक यही कंडीशंस आपने लेनी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है। अब सोचिए जब t बराबर है 0
तो इस वाली समीकरण में कौन सी, ये वाली जो समीकरण है, इस समीकरण में t बराबर 0 रखिए। तो रखें r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसमें t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर तो रखते हैं तो क्या आएगा, r, ये तो ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, बराबर जब t का मान 0 रखेंगे यहां पर, ये क्या है t का मान 0 रखेंगे तो 0 की k में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पद हो गया 0, तो क्या बच जाएगा, केवल r0, 0 प्लस आर नॉट। इसका अर्थ यहां से निकला कि r बराबर किसके हो जाएगा, आर नॉट के। t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होती है, ये इस समीकरण का अर्थ है। तो ये जो बिंदु होता है इसको हम कहते हैं शून्य बिंदु, मूल बिंदु। इस मूल बिंदु का अर्थ होता है यहां पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। x क्या चीज, ये जो ये वाली अक्ष है ये x है, ये यहां से शुरू हो रही है तो शुरुआत में मान 0 होता है। मैं घर से निकलता हूं, कोई बोले कितनी दूरी चले, तो जब घर पे ही हूं तो भैया कहां से दूरी चला, अभी तो घर पे ही हूं ना। तो ये बिल्कुल समझ लीजिए x तथा y के ये घर है। जब ये x इधर घूमने जाएगा तो कहेंगे ये कितनी दूर निकल गया। y का भी घर ये है लेकिन ये इधर घूमने नहीं जाता, ये इधर घूमने जाता है, तो ये जितनी दूर निकलेगा तो वही बताएंगे कि ये कितनी दूर चल गया। तो ये बिंदु होते हैं मूल बिंदु, जिन्हें हम शून्य से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 से। तो अब देखिए जब t का मान 0 था, अब t क्या थी, ये x अक्ष जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, t को। यहां पे हमने लिखा है ना x बराबर t, तो जब t बराबर 0 है यानी कि t का मान ये 0 है, तो फिर y का मान कितना है, y क्या है r का मान कितना है r0। तो कुछ मान रख लेते हैं, ये हमारा क्या है r0, ये r0 है। तो जब t बराबर 0 है, यहां पे लिख लेते हैं t बराबर 0 है तो r का मान क्या है, r0 के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात हम कहें कि अब यहां पर आप ये देखिए कि k का मान यहां पर नेगेटिव है। इस समीकरण में जो m होता है, ये m का अर्थ होता है ढाल। कोई भी ग्राफ कितना स्लोपी है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं m से। ये रेखा का ढाल होता है। कोई रेखा ऐसे भी हो सकती है, कोई रेखा ऐसे भी हो सकती है, कोई रेखा ऐसे भी हो सकती है। जब रेखा ऐसे है इस तरीके से तो इसका ढाल नेगेटिव है, ढाल ऋणात्मक है। यदि कोई रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो हम कहते हैं इसका जो ढाल है यह हमारा पॉजिटिव है। और यदि कोई रेखा ऐसी फ्लैट है तो इसका जो ढाल है वो क्या है, शून्य है, इसमें तो ढाल ही नहीं है। तो बस ये चीजें समझ में आ गई तो ग्राफ बनाना आसान है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर r का मान r0 था, मैंने यहां रख दिया r0। अब यहां पर समझिए, हमने कहा जब समय बढ़ के t हो गया तो इस अभिकारक की सांद्रता r के बराबर हो गई, और हमने कहा इस r का मान इस r0 से कम है। आप देख रहे हैं ना, ये वाला मान, ये जो मान है वो इस वाले मान से कम है, ये घट रहा है ना। आप समझिए ये क्या हो रहा है, घट रहा है मान। और इस p का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हमें तो केवल इससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जब इसका मान घटेगा तो अब t समय बाद जो r हमारा सांद्रता आएगी, ये क्या है, सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, तो r का मान क्या होगा, घटेगा। तो घटते घटते समय के साथ घटते घटते इसका मान कम हो रहा है, तो ये ऐसे नीचे की ओर जाएगा, डाउन में जाएगा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता ये अधिकतम है, और अब समय जैसे जैसे बढ़ेगा ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए इनकी सांद्रता घटेगी। इसलिए मैंने लिखा है यहां पर जो सांद्रता है वो पहले वाली सांद्रता से क्या है, कम है। तो इसलिए ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी, इसकी सांद्रता घटेगी समय के साथ। जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक उत्पाद में बदलता चले जाएगा। यहां पर 100 है तो 10 मिनट बाद हो सकता है 100 का 90 रह जाए, अगले 10 मिनट पे 90 का 80 हो जाए, 80 का 70, तो घटेगा ना, तो घटेगा तो नीचे की तरफ जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे ये m का मान -k है, ये हमारी जो ढाल है, ये क्या है, ढाल, ये बराबर किसके है, -k के बराबर है, ये नेगेटिव में है। और यही हमारा क्या होगा, इस ग्राफ का निरूपण होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, यहां से समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घट रही है, नीचे जा रही है। और यदि मैं
उत्पाद की सांद्रता बढ़ाता तो यही ग्राफ यहां से मिट करके ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता, क्योंकि उत्पाद का शुरू में मान था 0 और बाद में उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। काफी आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा फोकस होइए, थोड़ा सा समझिए मेरी बातों को। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया का जो समाकलन समीकरण है उसको ग्राफीय रूप में हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस बिंदु पर आपको कोई कहे कि जरा इसके निर्देशांक बताइए, तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं, बाप रे निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक का अर्थ होता है कि हमने ये जो ग्राफ बनाए इसमें दो चर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो किसी भी बिंदु पर x तथा y दोनों के मान क्या होंगे वही हमारा कहलाता है निर्देशांक। तो मैं कहूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वह मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर x का मान क्या है 0, क्योंकि x तो आगे ही नहीं बढ़ा, x तो अपने घर पे है। यहां से ऊपर जाए तो x तो घर पे है, तो x का मान हो गया 0। अब y का मान कितना है, इस बिंदु पर y का मान कितना है, ये है, ये यहां तक है, और यहां तक मान हमने कितना माना है r0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे r,r0। ये पहली स्थिति जो बताती है ये x के निर्देशांक बताती है कि x में कितनी दूर चला है कण, और ये दूसरा कॉमा लगा के जो दूसरा है ये बताती है y के निर्देशांक को बताती है कि y में पद कितनी दूर चला है। तो इस प्रकार से हम इसके ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। आप चाहें तो इस ग्राफ को यहां तक पूरा टच भी कर सकते हैं, लेकिन टच करने का अर्थ यह होगा कि पूरे के पूरे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गए, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन मैक्सिमम बार ऐसा नहीं हो पाता कि 100% अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गए हों। यदि हो जाए तो आप इसी ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहां से ब्लू पेन से आगे बढ़ा रहा हूं, ये यहां से इसको आप आगे बढ़ा करके यहां शो कर सकते हैं। तो इस बिंदु पर हम कहेंगे क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यहां से लेके यहां तक की दूरी को मान लिया मैंने, ये क्या है t। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक। तो देखिए इस बिंदु पर क्योंकि खड़ी दिशा पे कुछ नहीं बढ़ा, इसलिए इसमें y का मान तो क्या हो जाएगा 0। y बराबर क्या है इस लाइन पे 0, तो y का मान तो क्या हो गया 0। और x का मान क्या है, x यहां से एक यहां तक की दूरी कितनी है मैंने कहा t, तो ये क्या आ जाएगा, तो निर्देशांक हो जाएंगे t,0। ध्यान रखिएगा पहला जो लिखा जाता है वो हमेशा x का मान लिखा जाता है, और दूसरी बार जो कॉमा लगा के लिखा जाता है वो y का मान लिखा जाता है। गणित वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, उनको लग रहा होगा सर छोटी छोटी चीजों में ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं। मैं चाहता हूं कोई भी चीज आपकी ऐसी ना हो कि आगे बढ़ते समय आपको ऐसा लगे कि यह समझ में नहीं है। तो मुझे लगता है अब आपको शून्य कोटि जो हमारी अभिक्रिया होती है उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका होगा, ग्राफिक निरूपण होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। वापिस एक बार नोट कीजिए। अब हम यहां से शुरू करेंगे प्रथम ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों समाकलित समीकरण में हमने यह तो समझ गए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को किस प्रकार से वहां प्रदर्शित किया जाता है, और साथ ही हमने उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को भी समझा। अब हम समाकलित समीकरण के रूप में ही हम चर्चा करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की। तो पहली बात तो आखिर प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का क्या अर्थ होता है। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी है तो आप जानते हैं इसका उत्तर केवल एक लाइन का है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो, और कोटि को आप प्रदर्शित करते थे n से। यदि n का मान 1 है तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो लिख लेते हैं। हमने कहा प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया जिसकी कोटि और कोटि को सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, जिसकी कोटि का मान 1 हो, अर्थात n बराबर किसके होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो आपको हमने बताया था वेग नियम से, हमने पिछले बताया था वेग नियम। और वेग नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारकों की सांद्रताओं का, जो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग है, जिसको कि हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं अभिकारकों की सांद्रता के पदों के रूप में, उसका समीकरण हमारा होता है वेग बराबर
कांस्टेंट होता था k, a की घात होती थी x और b की घात हमारी होती थी y, इस प्रकार से होती थी। और आप साथ में जानते भी थे n बराबर होता था x प्लस y। पर अब मैं जो यहां पर समीकरण ले रहा हूं उस समीकरण को इस प्रकार से ले रहा हूं, मैंने कहा कि हम जो अभिक्रिया ले रहे हैं, अभिक्रिया ऐसा है कि सीधे R क्या है, अभिकारक, परिवर्तित हो रहे हैं किसके पदों में, P यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद के पदों में। ये हमारी एक सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन कब थी, जब A तथा B दो अभिकारक थे और वह किसमें परिवर्तित होते थे, उत्पादों C तथा D में। तब हम वेग नियम का अप्लाई करते थे और निकालते थे वेग बराबर होगा K, जहां K कांस्टेंट होता था और A हमारा होता था पहला अभिकारक, B होता था दूसरा अभिकारक, और X Y क्या होती थी, हम कह सकते थे उनकी सांद्रताओं की घातें होती थी। तो हमने कहा सिंपल अभिक्रिया ली हमने, R किस में परिवर्तित हो रहा है, P में। अब जब R P में परिवर्तित हो रहा है तो हम कह सकते हैं जब T बराबर 0 हो, यानी कि समय शून्य हो, यानी कि अभी अभिक्रिया शुरू ही हो रही है, प्रारंभ में बिल्कुल शुरुआत में, तो इसकी जो सांद्रता होगी उसको प्रदर्शित करेंगे हम R0 से। और P की सांद्रता आप कहो तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी तो अभिक्रिया प्रारंभ हुई है ना, अभी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए, शुरू हो रहे हैं। दूसरा हम कहें जब समय t का मान t के बराबर हो तो हम कह सकते हैं उस समय जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता मान लेते हैं R है, और उत्पाद की कुछ भी सांद्रता हो सकती है जिसको हम मान लेते हैं हम t से प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन इस सेक्शन की हमने कोई स्टडी नहीं करनी है, हमने अपने जो इतने भी समीकरण हैं वो अभिकारकों की सांद्रताओं के रूपों में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमें इस सेक्शन से मतलब नहीं, ये तो समझाने के लिए है कि जब समय t था तो अभिकारक की सांद्रता केवल R रह गई, बॉक्स लगाया है, ब्रैकेट में R है, ये है अभिकारक, और बॉक्स लगाने से ब्रैकेट लगाने का अर्थ है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी है, इतनी है t पर, और उस समय उत्पाद की सांद्रता इतनी है। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो अभिकारक की सांद्रता है R t समय पर, वो छोटी है किससे, R0 से। इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा इस अभिकारकों की सांद्रताएं क्या हो रही, घट रही हैं, और वैसे वैसे उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ेंगी। यह बात ध्यान रखनी है आपको। यदि इतनी बात ध्यान आ रही है तो इन डेरिवेशंस में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने कहा यह हमारे पास चर्चा आ गई। तो अब हम कहें कि ये समीकरणों को हम कैसे निरूपित करेंगे भाई, क्योंकि ये तो तब था जब हमारे पास अभिकारक A तथा B होते थे, लेकिन अब तो हमने अभिकारक का केवल R ही है। और दूसरी बात, n बराबर होता था x प्लस y, तो यहां पर अब x और y अलग तो है नहीं, तो सीधे R की सांद्रता क्या ले लेंगे, उसकी घात n ले लेंगे। तो हम लिखते हैं अतः वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग K इंटू R की घात क्या आ जाएगा, n, पहली बात। दूसरा हमने वहां पर बात करी थी तात्कालिक वेग की, और तात्कालिक वेग भी जो होता था वह हमारा होता था, ये होता था dr बटे dt, जहां t समय पर अभिकारक की सांद्रता क्या होती थी, r, और साथ ही आपको पता है यहां पर नेगेटिव निशान और आता था, माइनस का निशान आता था। क्यों, क्योंकि हमने कहा यह अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है, इस घटाव को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर नेगेटिव निशान लगा दिया जाता था, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता था। तो अब हमने कहा ये दोनों के दोनों समीकरण है तो वेग को ही प्रदर्शित कर रही है, तो इसको मान लेते हैं यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। तो इसको हल करें, हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को यदि हम अप्लाई करें तो दोनों के बाएं पक्ष वेग वेग हैं, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो हम दाएं पक्ष में लिख लें माइनस dr बटे dt बराबर किसके होगा, k इंटू r की घात क्या हो जाएगा, n। अब हमने क्या कहा, ये कौन सी अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान किसके बराबर है, 1 है। तो लिखते हैं चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान क्या होगा, 1 होगा। ये मान इस समीकरण में रख दे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये सब चीजें सेम आ जाएगी, dr बटे dt बराबर इधर की ओर आ जाएगी k, और
n की घात 1 होगी तो सीधे यहां पर क्या आ जाएगा r। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज समझ आ गई होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहां से माइनस का निशान इधर से हटा करके इधर लगा लूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये समीकरण आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको समाकलन। अब समाकलन जब आप करें तो आपको पता है d के बाद ये d प्रदर्शित करता है परिवर्तन को, बदलाव को। तो d के आगे जो चीज है, जैसे यहां r है, r क्या है, अभिकारक, और उसके बाहर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता। तो d ब्रैकेट में r का अर्थ है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इस ऊपर के dr का यह अर्थ है, और नीचे dt का अर्थ है कि समय भी बदल रहा है। दाएं पक्ष में चले जाएं, दाएं पक्ष में देखें तो यहां अभिकारक की सांद्रता r तो यहां पर है, लेकिन उसके परिवर्तन को यहां दर्शाया जा रहा है। तो इन दोनों आरों को एक साथ लाएंगे तो ये r जब इधर की ओर आएगा तो हर में चले जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं dr अपॉन r, और ये dt को उधर ले जाएं तो माइनस k इंटू क्या आ जाएगा dt, ये आ जाएगा। ये तो एक प्रकार से अवकलन के रूप में है ये। अब हम कहते हैं समाकलन करने पर, तो हमने लिखा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो समाकलन के लिए क्या करना है, केवल समाकलन का निशान लगाइए पहले, ऐसे समाकलन का निशान ऐसा होता है। यह आ गया d, यहां पर आ गया r, और नीचे आ गया d, सॉरी ऊपर dr है और नीचे क्या है r, और इधर की ओर भी समाकलन का निशान लगा दीजिए, माइनस k इंटू क्या आ गया dt। अब यहां पर आपको समाकलन के दो सूत्र लगने हैं। समाकलन तो हमने पिछली बार भी करा था जब शून्य कोटि की अभिक्रिया निकाली थी। समाकलन एक सिंपल सा प्रोसेस है प्यारे बच्चों। आपको हमारी एक जो केमिस्ट्री है इसमें इसको डीप तक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दो सिंपल से प्रोसेस है, बस इनको आप एक दो बार करेंगे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहां समाकलन के हमें दो सूत्रों का उपयोग करना है। कौन कौन से सूत्र? सबसे पहला सूत्र समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है log x के, जिसे ln x आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र समाकलन x की घात n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये दो सूत्र हैं। अब यदि कभी आपके पास ये सूत्र इस रूप में आ जाए, इस सूत्र को मैं ऐसे लिख रहा हूं, समाकलन यदि सीधे आ जाए dx तो इसका मान हमेशा x के बराबर होगा। यह भी ध्यान रखना। आप कहोगे सर एक ही सूत्र में दो दो सूत्र कैसे? तो प्यारे बच्चे दो सूत्र नहीं है, एक ही सूत्र है। जब यह है x की घात n इंटू डी एक्स, और यहां पर देखिए यहां पर x की घात n तो है ही नहीं, यहां पर केवल क्या है dx है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कुछ नहीं है तो इसको पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो एक तो लिख सकता हूं। एक की मैं dx में गुणा करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 100 रुपए है, मैं कहूं उसका एक गुना कर लो तो 100 ही कम 100 ही तो रह गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो वही काम हम यहां कर रहे हैं, dx की एक में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस एक को मैं कैसे लिख सकता हूं? हम जानते हैं चूंकि किसी भी चीज की घात यदि 0 है तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हमने कहा यहां पर लिख रहा हूं मैं समाकलन x की घात 0 इंटू डी एक्स। तो उस जो 1 dx को मैंने x की घात 0 इंटू डी एक्स लिख लिया, ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका? इसी फॉर्मूले को लगाइए, x की घात n प्लस 1, तो n का मान तो है 0, तो x की घात 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर आ गया x और बटे क्या आ गया 1, यानी कि क्या आ गया x। तो इसका अर्थ है समाकलन dx बराबर किसके होता है? x के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने समझा दिया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि यदि जो चीज समझ में आपको आगे वो कभी नहीं भूलोगे आप। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इतना भी ध्यान रखेंगे कि केवल dx का मान x के बराबर होता है समाकलन, तो इससे भी काम चलेगा। तो अब ये दो सूत्र हमने क्या करना है? यहां पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं इन दोनों सूत्रों को। ये तो हमारे क्या थे? सूत्र, ये भी सूत्र और ये भी
सूत्र था, दोनों सूत्र थे। तो अब अप्लाई करें इसको, यहां से हमारे सूत्र थे दोनों के दोनों। समाकलन ये है r और ये है dr, तो ये बिल्कुल है 1/x इंटू डी एक्स, बस x की जगह यहां पर क्या है, r है। तो इसका समाकलन क्या होगा, ln, यहां x है तो यह होगा ln r। तो क्या लिख लेंगे, समाकलन आ जाएगा ln, यहां पर हमारा आ जाएगा r बराबर। इधर की ओर चलिए, इधर की ओर क्या है, माइनस के इंटू डी टी। माइनस के तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, केवल क्या बच गया समाकलन में, dt बच गया। dt क्या है, बिल्कुल dx की तरह है, यहां पर t है वहां x है, तो समाकलन क्या आ जाएगा, यहां पर t आ जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस के। देखिए ये k तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अर्थ समझिए, वो चीज जो इस चर के बदलने पर नहीं बदल रही है। ये जो k है ये एक नियतांक है। जब आप कहते हैं नियतांक, नियतांक एक ऐसी चीज जिसका मान बदल नहीं रहा है परिस्थितिवश। जैसे हम कह दें कि आप ये मान के चलिए, हम कहते हैं जैसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक था फिजिक्स में, आप देखिए तो स्थिरांक का मान जो बदलेगा नहीं। जैसे आपके नंबर्स होते हैं, मान लो 3, 4, 5, 7 या पाई, इनके मान बदलते नहीं है, ये कांस्टेंट कहलाते हैं, नियतांक कहलाते हैं। ये सर्दी, गर्मी, बारिश, इनसे इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वही चीज है, यदि k नियतांक है तो वो समय के साथ बदलेगा नहीं, इसलिए इस k को तो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब समाकलन dt क्या हो जाएगा, जैसे समाकलन dx x के बराबर होता है, तो समाकलन dt t के बराबर होगा। तो क्या लिख लेंगे, यहां पर साथ में आ गया t, तो हो गया समाकलन। अब जब समाकलन करते थे तो हमने कहा था साथ में एक नियतांक और ले लेते थे। यहां पर i क्या है, एक नियतांक। तो आप कहोगे सर इधर भी तो नियतांक लेना है, बिल्कुल ले लेते हैं। यहां पर भी मैंने नियतांक ले लिया एक i। इस नियतांक को मैंने i1 कह दिया, इस नियतांक को i2 कह दिया। तो अब क्या होगा, फिर से समीकरण को रीअरेंज करें, ln r, ln मतलब log r। अब ये ln क्यों लिख रहे हैं इसको भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ln r बराबर, इधर है माइनस के टी, ये i1 उधर जाएगा तो यहां था i2 प्लस का, i1 यहां माइनस का, तो i2 माइनस i1, i2 भी नियतांक, i1 भी नियतांक। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया, क्या मिलेगी, एक नई संख्या मिलेगी, वो भी तो स्थिरांक ही होगा ना, वो भी कांस्टेंट ही होगा। 10 में से 4 घटाऊं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 10 भी एक संख्या, 4 भी एक संख्या, 6 भी एक संख्या। तो इन दोनों की जगह एक नया कांस्टेंट में ले रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ln, यहां पर आ गया r माइनस के टी, और प्लस इसको मैंने लिख लिया r। ये एक नियतांक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक समीकरण आ गई। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारी समीकरण है, इस समीकरण को हम थोड़ा सा समय के अनुसार इसको बदलने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे कांस्टेंट i का मान निकालना है इसका। तो i का मान कैसे निकलेगा, हमने स्टार्टिंग में यहां पर ये कंडीशंस ली थी, दो कंडीशन, जब t बराबर 0 और जब t बराबर समय t के बराबर। तो यही चीज यहां पर लिख रहे हैं, हम लिखते हैं जब t का मान क्या हो, 0 हो, जब अभिक्रिया शुरू ही हुई है, प्रारंभ में, जब प्रारंभ था तो क्या था, जब t बराबर 0 था तो अभिकारक की सांद्रता को r0 से प्रदर्शित करते थे, r0 से प्रदर्शित करते थे। तो लिखेंगे तब ये r बराबर किसके था, r0 के बराबर था। तो ये दोनों मान इस समीकरण में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये मान आएगा ln यानी कि log r। अब r की जगह क्या आ जाएगा, r0, r0 आ गया, बराबर माइनस के t का मान क्या है, 0, तो t के 0 में गुणा कर दी, 0 प्लस क्या आ गया i। तो ये तो 0 हो गया, तो i का मान क्या निकल गया, i बराबर ln, और यहां पर क्या आ गया, r0, इसके बराबर आ गया। इस मान को इस समीकरण में रख देते हैं। अभी तक हमने दो समीकरणें नामांकित करी थी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। ये मान लेते हैं ये है समीकरण 3। तो लिखते हैं समीकरण 3 में i का मान रखने पर, तो मान रख लेते हैं i का मान। तो मान रखें इस वाले समीकरण में, यह आ जाएगा ln, यह आ गया r बराबर माइनस के टी, और प्लस i का मान कितना आ गया, ln, ये आ गया r0, इसके बराबर आ गया। इस पद को
पहले तो हम चाहें तो इसी को एक समीकरण मान लेते हैं, एक मानक समीकरण। तो इसको हमने एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया और इस समीकरण को नाम दे दिया, मान लेते हैं यह है समीकरण 4। यह बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है प्यारे बच्चों, इससे नई नई समीकरणें बनेगी। यह हमारी जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए जो हम समाकलन के पदों में उसे व्यक्त कर रहे हैं, ये वह समीकरण है। अब इसी से कुछ इसको नए रूपों में भी हम प्रदर्शित करेंगे। तो आप कहोगे सर जब एक समीकरण निकल गई तो अब और समीकरण क्यों निकाल रहे हो? मैं समझ रहा हूं आप चाह रहे हो जल्दी से ये टॉपिक खत्म हो, लेकिन प्यारे बच्चों जब आपने इतनी मेहनत कर ली, जब ये इतने डेरिवेशन को समझ लिया, तो केवल 2-3 स्टेप और समझिए तो आप इस टॉपिक की गहराई तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके बेस्ड में जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, जैसा भी प्रश्न आएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे लगता है इतना तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने जो लास्ट में समीकरण ड्राइव किया वो तो हमारा था ln r बराबर -kt प्लस ln r0। पहले तो आप समझना चाहें कि ln होता क्या है। ln का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं लॉग। अब लॉग आपने देखा होगा 2 तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं। मैं थोड़ा यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लॉग होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक लॉग जिसे हम कहते हैं ln, इस ln का अर्थ होता है तो ये लॉग, लेकिन इसकी बेस होती है e, इसकी बेस होती है e, यानी कि इसका आधार होता है e। और इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, यानी कि प्राकृतिक लॉग, जिसे कहते हैं नेचुरल लॉग कहा जाता है इसे, और इसे ln के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सेकंड बात, दूसरा जो लॉग होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः लिखते हैं log। जब log कहीं पर इतना लिखा आए तो समझ लीजिए ये दूसरे प्रकार का लॉग है, और इसको लिखा जाता है इस रूप में जब इसका आधार क्या हो, 10 हो। तो 2 प्रकार के लॉग हो गए। एक लॉग जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसका आधार e होता है। दूसरा लॉग जिसका आधार कितना होता है, 10। यह ध्यान रखना है। अब आप कह रहे होंगे सर ये 2 टाइप के हैं, क्या एक को दूसरे में प्रदर्शित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है? किया जा सकता है। लॉग e को लॉग बेस e है, यदि इसे लॉग बेस 10 में निरूपित करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में लॉग e को लिख लीजिए लॉग बेस 10। बस ये इतनी सी छोटी सी बात है। जहां पर भी लॉग नेचुरल लॉग होता है उसे ln के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और जहां पर भी लॉग बेस 10 होता है उसे हम सीधे लॉग लिख लेते हैं। तो यदि कहीं पर ऐसा लिखा है तो आप समझ जाना इसका आधार 10 है, यदि आधार लिखा हुआ न हो। और यदि कहीं पर केवल ln लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना ये नेचुरल लॉग है, यानी कि इसका आधार e है। और यदि e लॉग को बेस 10 लॉग में परिवर्तित करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके आप उसे बदल सकते हो। तो ये एक छोटी सी चीज थी, मुझे लग रहा है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। हमने कहा लास्ट में जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट करी थी वो इक्वेशन हमारी ये थी, जिसमें हम कहते हैं लॉग, अब ये ln है तो ये नेचुरल लॉग है, लॉग e बेस r बराबर -kt प्लस ln r0 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सॉल्व करें। यदि हम kt का मान अगर अलग से निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने कहा ये इधर था ln और ये था इधर की ओर था r। मुझे kt का मान निकालना है तो इस ln को इधर ले आते हैं, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस ln और क्या हो जाएगा r0 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस kt। ये आ गया। अब ये ln r माइनस ln r0, यहां पर फिर से एक सूत्र लगता है लॉग का। सूत्र है हमारे पास, सूत्र होता है लॉग या ln कोई भी लॉग हो, हम लिख लेते हैं लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बटे n। ये सूत्र हमारे पास आता है। तो अब ये क्या है, ln है तो log ही ना, तो हमने आपको ये डिटेल आपको बता दी। तो ये हो गया log m की जगह क्या है r, और log n की जगह क्या है r0। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस वाले log को। तो लिखते हैं, हमने कहा कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास ln, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर आ गया हमारा r और नीचे हमारा हो गया r0,
और इधर की ओर आ गया माइनस के टी। ये हमारे पास एक दूसरी समीकरण आ गई। इसी समीकरण को एक नए रूप में हमने क्या कर लिया, प्रदर्शित कर लिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट समीकरण है। और इस समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं। इसको दे दिया समीकरण नंबर मान लेते हैं 5, या इस समीकरण को 5 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 6। ये हमारी होगी समीकरण 6। अब बात आती है कि यदि इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इस समीकरण में, ये तो हमारा होता है लॉग, एक दूसरा शब्द आता है गणित में जिसे हम कहते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब होता है लॉग का बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल विपरीत चीजें जो होती है, जैसे एक प्लस है, एक माइनस है, एक गुणा है, एक भाग है, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर लॉग का बिल्कुल विपरीत आ रहा है, एंटी लॉग। तो यदि मैं एंटी लॉग लूं दोनों का, एंटी लॉग का अर्थ जैसे लॉग है ln, एंटी लॉग हो गया 1/ln। आप ऐसा इसे सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो उस ln से ये ln कट जाएगा और ये जो 1/ln साथ में माइनस kt आ रहा है, इसको e की घात के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो लिख रहे हैं, काफी आसान है, आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर। तो मैंने कहा जब इसका एंटी लॉग लेंगे, ये तो पहले से लॉग में है, एंटी लॉग लेंगे तो ये ln हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, केवल r/r0 बराबर। इधर मैंने कहा यदि लॉग लेते तो या तो लॉग माइनस के टी ब्रैकेट में, जैसे हमने यहां पर लिया लॉग r0 है, वैसे यहां लॉग माइनस के टी आ जाता, लेकिन ये एंटी लॉग है तो एंटी लॉग को हम इस रूप में लिखते हैं e की घात और साथ में आ जाएगा माइनस के टी। ये e कहां से आया, क्योंकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं। तो दाईं तरफ एंटी लॉग जब लेंगे तो जो भी यहां पर पद होगा वो e की घात के रूप में पहुंच जाएगा, जहां e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसे कहते हैं चरघातांकी। तो ये इस रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया। अब r की वैल्यू निकालनी है तो r0 की यहां गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा r बराबर r0 e की घात माइनस के टी। तो एक ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट समीकरण आ गई, ये आ गई। आप में से काफी बच्चों को लग रहा होगा सर सब समीकरणों को इंपॉर्टेंट बताते रहते हो आप, पर बच्चों ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने इतना कुछ सीख लिया, प्रथम ऑर्डर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने बनानी सीख ली, तो आपको छोटा छोटा सा परिवर्तन करना है। देखो इससे इसमें आने में केवल एक लाइन का अंतर आया, इससे इसमें आने में केवल एक लाइन का अंतर आया। अब बातों, मान लो आपने पूरा का पूरा टॉपिक तैयार किया, ये चीजें छोड़ दी, यहां पर आकर के आपने कंप्लीट कर लिया, और एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ गई तो क्या करोगे। केवल एक ही स्टेप के कारण आपकी सारी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए मैं आपको सारे स्टेप सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इस रूप में आ गया। अब हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के रूप में। किस किस को, एक इस वाली क्वेश्चन को और एक इस वाली समीकरण को ग्राफी रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये आपने उतार लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं। आप चाहें तो यहां पर इस स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। तो अब इसको मिटा करके हम इसको ग्राफी निरूपण इसका कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए, ये हमारे पास समीकरण है ln, यहां पे लिख रहे हैं ln, ये है r बराबर माइनस के टी प्लस ln, ये आ गया r0। इसको एक समीकरण से, यानी कि सरल रेखा के समीकरण से तुलना करनी है, तो y बराबर, ये आ गया mx प्लस c से तुलना करनी है। तो देखिए y की जगह क्या आया है, ln। समीकरण में आप रिलेशन देखते चले जाइए, y किसकी जगह आ गया, ln। m की जगह क्या आ गया, ये k, m की जगह। t की जगह क्या आया, x। और इस c की जगह क्या आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया c की जगह। तो अब इससे ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफी निरूपण बताया है, ठीक वही चीजें यहां पर है। तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा y अक्ष होगी, ये हमारी x अक्ष होगी। अब y अक्ष में y किससे प्रदर्शित हो रहा है, ln r से, तो इसको ऐसे निरूपित करते हैं।
ये हमारा है ln r, ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो बढ़ रहा है इसका मान। तो y अक्ष में ये चीज आ गई, x अक्ष में क्या है t, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, यहां t आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि यदि हम कंडीशन लें जैसे हम पहले लेते थे कि जब t बराबर 0 हो, जब t बराबर 0 हो, यानी कि जब अभिक्रिया यह शुरू ही हुई थी तो समय क्या था 0, जब समय t का मान 0 हो जाए तो ये पद t का मान 0 रखेंगे, ये पद 0 हो जाएगा, तो ln r किसके बराबर होगा, ln r 0 के बराबर होगा। तो t कहां पर 0 है, यहां पर t का मान क्या है 0, तो इस ln r का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा तो ये इसके बराबर होगा, तो ये यहां पर मान लेते मान, और ये हमारा हो जाएगा ln r0 के बराबर हो गया, ये आ गया। तो अब जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा, मैंने कहा इसकी सांद्रता क्या होगी, घटेगी, आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जब सांद्रता घटेगी तो यानी कि ये ग्राफ किस रूप में आएगा, ये ग्राफ ऐसे घटेगा, ऐसे घटता हुआ आएगा, यहां 0 से शुरू हुआ और यहां तक आ गया। सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और आप कहोगे सर ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये m प्रदर्शित करता है, ये क्या है m, जो कि हमारे ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, और ढाल क्या है -k है, यानी कि ढाल क्या है, ऋणात्मक है, नीचे की ओर जा रहा है, माइनस का निशान मतलब ऊपर से नीचे जाएगा। और ये दोनों चीजें हमें पता चल रही है, यहां m का मान -k है तो ढाल नीचे की ओर होगा। दूसरी बात, हमने कहा कि जो अभिकारकों की सांद्रताएं समय के साथ घटती हैं, अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं तो अभिकारकों के मान घटते चले जाएंगे, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70 ऐसे घटेंगे, और उत्पादों के मान बढ़ेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम तो यहाँ अभिकारकों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ढाल नीचे की तरफ आएगी। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, यदि ग्राफ प्लॉट करा जाए तो ये वाला ग्राफ कैसे होगा, इसको भी समझ लीजिए। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें, y बराबर mx, इस तरीके से मान लो इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m की जगह हमारा क्या आ गया, y की जगह तो क्या आ गया r, और x की जगह है तो t ही, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल रूप में है। तो जब किसी चर घातांकी समीकरण का ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ क्या होता है, एक बार तेजी से घटता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है। तो कैसे बनेगा ये भी बता रहा हूं आपको। इस वाले का, इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ये हमारी हो गई, ये तो हमारा हो गया t, ये y अक्ष है और y अक्ष में क्या है r। तो हमने कहा ये वाला ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल यदि t का मान आप 0 रख दीजिए, जैसे मैंने यहां पर रखा था, हमने कहा प्रारंभ में जब t बराबर 0 था तो ये पद 0 हो गया, तो ln r0 के बराबर था। ठीक वही बात यहां पर, जब t बराबर 0 है तो ये 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। e की घात 0, किसी भी चीज की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो ये इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। आप चाहें तो लिख लेता हूं, जब t बराबर 0 होगा तो इस पूरे की घात क्या हो जाएगी, ये 0, तो e की घात 0 यानी कि 1, तब लिख सकते हैं r बराबर किसके होगा, r0 के। तो ठीक वही कंडीशन जो यहां पर थी वो यहां पर आ रही है। तो t बराबर 0 पर, यानी कि यहां पर t बराबर किसके, 0 पर, ये r किसके बराबर होगा, एक वैल्यू उसके बराबर होगा जिसका मान r0 के बराबर होगा। अब यहां से आपकी सांद्रता घटेंगी, नियम वही है, घटेंगे, लेकिन ये क्या हो रही थी, एक लीनियर ऐसे जा रहा था, और ये चर घातांकी रूप में है। तो चर घातांकी का ग्राफ ध्यान रखना आप, ये ग्राफ इस तरीके से होता है, यहां से नीचे की ओर बढ़ेगा, एक तेजी से घटेगा और उसके बाद ऐसे ऐसे घटता चले जाएगा। ये क्या है, ग्राफ का ढाल है, ये चर घातांकी ग्राफ है। तो यदि आपको इसका ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए आए तो ये इस रूप में होगा, यदि इस समीकरण का ग्राफ पूछे तो ये इस रूप में होगा। दूसरी बात, यदि आपको ये ग्राफ दे दिया जाए, पूछे ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, शून्य है या प्रथम है, तो आप देखिए ये चर घातांकी सीधे नीचे की ओर जा रहा है, तो आप समझ जाना चाहिए ये प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ है। दूसरा, यदि ये वाला दे दें तो आप देख रहे हो ऐसे जा रहा है, तो ये किसका होगा, ये प्रथम ऑर्डर के। अब यहीं पर बच्चे बोलेंगे सर जब शून्य वाला बनाया था तो वो भी तो ऐसे ही था। मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि शून्य में ये चर कौन कौन से थे। ये वाला चर तो t ही था, लेकिन यहां पर ln r नहीं था, यहां पर केवल क्या था, r दिया हुआ था।
जबकि यहां पर क्या है, एल एन आर यानी कि नेचुरल लॉग आर और टी के बीच में ग्राफ है। यदि वो ऐसा आए तो ये प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन होगी। यदि केवल एल एन ना होता, केवल आर होता, टी होता, तब ये ग्राफ दिखे, तब समझ जाना वो शून्य ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे परफेक्ट नंबर आएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इन समीकरणों से हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ नई समीकरणों को समझते हैं। तो अब हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम फिर से इस वाले समीकरण में चलते हैं, समीकरण नंबर 5 से। तो लिखते हैं समीकरण 5 से। समीकरण 5 में आप देखिए एल एन आर बराबर माइनस एल एन आर नॉट के बराबर है। मैं यहां से माइनस के निशान के इधर गुणा कर दूं, तो माइनस के निशान के यहां गुणा करूंगा तो जो माइनस का वाला है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दायां पक्ष तो मैं माइनस के टी की जगह मैंने रख लिया के टी, तो इधर वाले के निशान भी पलट जाएंगे। अब एल एन आर जीरो धन का हो जाएगा, तो पहले ये हो जाएगा एल एन आर नॉट और माइनस हो जाएगा एल एन आर, ये समीकरण आ जाएगी। तो फिर से यही वाला सूत्र लगाना है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटे एन, वही सूत्र लगेगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग एल एन क्या आ जाएगा, एम की जगह आर नॉट बटे आर, अब एल एन को हम थोड़ा बीच में लिख लेते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के इंटू टी के बराबर हमारा यहां पर आ जाएगा। तो एल एन आर नॉट बटे आर बराबर किसके आ गया, के टी के बराबर आ गया। अब मैंने अभी आपको समझाया था, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग। यदि इसे बेस 10 लॉग में परिवर्तित करना है तो इसको 2.303 ऐसे लिखिए और एल एन की जगह क्या लिख लीजिए, लॉग, और अब हमारा क्या आ जाएगा, आर नॉट बटे आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, के टी के बराबर है। तो यहां से हम यदि इसकी वैल्यू निकालें, लॉग आर नॉट बटे आर बराबर, ये 2.303 नीचे चले जाएगा, तो क्या हो गया, के टी बटे 2.303, और इस टी को मैं यहां से हटा करके थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी होगी आपको। तो ये इस रूप में मैं इसको प्रदर्शित कर सकता हूं। अब यदि इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कैसा होगा, ये देखिए। अब क्या है, लॉग आर नॉट बटे आर बाएं पक्ष है, ये दाएं पक्ष है, y बराबर mx, इस रूप में हम इसको कह सकते हैं, ये इस रूप में है। समीकरण को किससे तुलना कर रहे हैं आप, y बराबर mx से तुलना कीजिए। तो y की जगह क्या है, ये पद, और x की जगह क्या है, t, और इस m की जगह क्या है, ये k बटे 2.303। तो अब इसमें यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, ग्राफ कैसे खींचा जाएगा ये भी समझ लीजिए। हमने कहा y की जगह क्या है, ये, तो हमने इस प्रकार से ग्राफ बना दिया। y की जगह क्या आ गया हमारा, लॉग आर नॉट बटे आर, ये आ गया। और दूसरा हम कहें कि x की जगह कितना है, t, तो ये हमारा x अक्ष था, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, t को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम कहें, जैसे हमने यहां पर कंडीशन ली थी, जब t बराबर 0 है, तो यहां पर भी रख लीजिए, जब t बराबर 0, जब t बराबर 0, t का मान 0 रख दे तो ये पूरा पद 0 हो गया ना, तो तब ये लॉग आर नॉट बटे आर, जब t का मान 0 होगा तो ये पद 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो t बराबर 0 कहां है, यहां पर, t बराबर 0 यहां पर है। तो जब t का मान 0 है तो इस पूरे पद का मान भी 0 है, यानी कि इस पूरे पद का मान भी 0 है। तो शुरुआत में ये यहां रहेगा। अब जैसे जैसे t का मान बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ता चले जाएगा, इस प्रकार से इसका मान बढ़ेगा। तो ये जो हमारी ये है, ये हमारा वक्र का ढाल है, और ढाल यानी कि ये जो m है, यहां पर m का मान किसके बराबर आएगा, यह आ जाएगा k बटे 2.303 के बराबर होगा। और ध्यान रखना ये धनात्मक में है, धनात्मक है इसीलिए ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कम से अधिक की ओर आ रहा है। यहां पर ये क्या था, ऋणात्मक था, इसलिए ऊपर से नीचे आ रहा था। तो मुझे लगता है ये चीज आपको
आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। यदि सीक्वेंस में आप पेशेंस रख के मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये मत करना एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, दिमाग में आपके आया कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ झाला हो रहा है, तो आप छोड़ के चले जाओ। अगर आपको एक्सपर्टाइज होना है इसमें, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको भागना नहीं है, ध्यान रखिए। क्योंकि कहा भी गया है, क्विटर्स नेवर विनर। जो क्विटर्स होते हैं वो कभी जीतते नहीं है। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो भाग जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है, और जो जीतते हैं वो कभी भागते नहीं है। तो यदि आप जीतना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो चीजों को, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, भविष्य में अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, सिलेक्शन करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों भागना मत। भाग के किसी का नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके। तो यदि मेरी बातें आपको समझ में आए तो एक बार इसे दोबारा से आप नोट कीजिए, और यदि कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए। आप देखिए, जो चीजें एक बार में आपकी समझ में नहीं आएंगी वो दूसरी बार में जरूर समझ में आएंगी। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम छोटा सा इसी के आगे इसकी एक कंटिन्यूशन में एक इक्वेशन और बनाएंगे और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि जो प्रथम ऑर्डर की जो हमारी रिएक्शंस होती है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनको विभिन्न रूपों में हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और उनसे संबंधित हमने उनके ग्राफी निरूपण को भी समझा। वहां पर हमने एक इक्वेशन निकाली थी, आपको ध्यान हो, हमारी 4 नंबर की इक्वेशन हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमने यहां पर एज इट इज छोड़ा हुआ है। तो अब हम एक ऐसे समीकरण पे चर्चा करेंगे कि यदि कोई अभिक्रिया चल रही है और उस अभिक्रिया में किसी 2 क्षणों पर, क्षणों मतलब किसी 2 टाइम पर, मान लेते हैं एक कहा किसी ने 4 मिनट के बाद अभिक्रिया की यह स्थिति थी सांद्रता, और 8वें मिनट पे ये थी, तो उस स्थिति में कभी ऐसे न्यूमेरिकल आ जाएं तो आप किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो एक बहुत छोटी सी चीज है, केवल इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही आसान है, बस 2-4 मिनट का आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हम अब अभिक्रिया को निकालने की कोशिश करेंगे कि यदि किन्हीं 2 क्षणों पर आपको यह कहा जाए कि जो उनकी सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता, वह दी हुई हो, तब उससे आप जो स्थिरांक होता है कांस्टेंट के, उसको कैसे कोरिलेट करेंगे। तो यहां से हम शुरू करते हैं। हमने अभी आपको बताया था आर, जो अभिकारक होते हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में। हमने कहा जब t बराबर होता है 0 तो r का मान क्या होता है, r0, और p की वैल्यू आप जानते हैं, इसको तो हम 0 कह सकते हैं। जब t का मान हम ले ले t1 तो r की वैल्यू इसकी ले लेते हैं r1। ऐसे यदि t बराबर में ले लूं t2 तो सांद्रता क्या हो जाएगी, r2। इस प्रकार से इसे ले सकते हैं। और यदि t का मान t हो तो इस r को हम r से निरूपित करेंगे। पर ध्यान रखना, यह सांद्रता लगातार घट रही है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रताएं घट रही है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे इस टाइम पीरियड में आपसे ये इक्वेशन पूछ ली जाए कि यदि 2 समय हैं आपके पास, एक है t1 और दूसरा है t2, तब आपको अभिक्रिया की जो सांद्रता है, उसकी जो हमारी प्रथम ऑर्डर की जो रिएक्शन है, उसके लिए यदि आपको समीकरण देना हो तो कैसे देंगे। बस इस वाले समीकरण का यूज करना इन दोनों के लिए। कैसे, देखिए, हमने कहा जब t बराबर t1 हो तब समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में t की जगह बस t1 लिखना है आपने, तो क्या आ जाएगा ln। तो जब t का मान t था तो r0 का मान किसके बराबर था, r के बराबर था। तो जब t का मान t1 के बराबर है तो इस r का मान r1 के बराबर होगा। तो इस r की जगह क्या लिख लेंगे, r1 बराबर, यहां आ जाएगा माइनस के t1, और बाकी ऐसा आ जाएगा ln, और ये आ जाएगा r0। ऐसा आ गया। सेकेंड हम कहें दूसरी स्थिति, जब t का मान t2 ले लिया जाए, जब t बराबर t2 हो तब समीकरण 4 से, दोबारा से समीकरण 4 को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा ln, ये आ जाएगा r की जगह क्या आ जाएगा आपकी बार r2, यहां आ जाएगा माइनस k इंटू t2, और बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा ln, यहां पर क्या आ जाएगा r0। ये आ गया।
मान लेते हैं ये वाले समीकरण को हम कुछ नाम दे देते हैं। अब हमें याद नहीं है कि पीछे हमने कितनी समीकरण ले ली थी। मान लेते हैं ये 7वें नंबर की समीकरण है और ये हम मान लेते हैं 8वें नंबर की समीकरण है। तो अब इन दोनों को एक कोरिलेट करना है, आपस में संबंधित करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास कितने चर रहने चाहिए, एक चर ये, दूसरा चर ये, तीसरा चर T1, चौथा चर T2, 4 चर होंगे। अब ये R0 5वें चर को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, जिससे यदि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए तो उसमें कम से कम हमारे वेरिएबल होनी चाहिए। तो इस R0 को यदि हटाना है तो एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो लिख रहे हैं समीकरण 7 से समीकरण 8 को घटाने पर, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं सर जोड़ा क्यों नहीं आपने, घटाया क्यों। यदि जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये जो नई समीकरण आएगी उसमें ln R0 भी आ जाएगा, यानी कि चरों की संख्या बढ़ जाएगी। हम घटाना चाहते हैं तो घटाएं तो क्या आ जाएगा, ln R1, इसका बाएं पक्ष माइनस ln R2 बराबर इसका बाएं पक्ष माइनस KT1 और साथ में है प्लस ln R0 और माइनस के साथ इसे खोलेंगे तो प्लस KT2 और माइनस ये आ जाएगा ln R0। तो अब देखिए ln R0 यहां प्लस का है और ये वाला क्या है, माइनस का। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये कट गया तो अब इक्वेशन को लिखें तो ln R1 माइनस ln R2, तो फिर से सूत्र कौन सा, log m माइनस log m, जो भी मैंने आपको समझाया था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिख रहे हैं log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। ये क्या है, सूत्र। दोबारा लिख दिया है प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि पता नहीं कैसे कर दिया सर ने। तो ये सूत्र यहां लगाएंगे तो m की जगह क्या है R1 और n की जगह क्या है R2, तो इसे लिख सकते हैं ln, ये आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर, यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखिए K2 और K, ये KT2 और ये माइनस KT1, तो दोनों में K तो कॉमन आ गया और साथ में क्या आ गया, ये आ जाएगा T2 माइनस T1। तो यदि मुझे K की वैल्यू निकालनी है तो K बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे T2 माइनस T1 और साथ में आ जाएगा ln और ये आ जाएगा R1 बटे R2। तो यदि आपको दो समांतराल T2 और T1 दिए हुए हों और R1 R2 में से किसी एक की वैल्यू निकालनी हो या T2 T1 में से किसी एक की वैल्यू निकालनी हो तो इसमें डाटाज रख के आप आसानी से मान निकाल पाएंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, यहां पर समीकरण आ गई। अब यदि इस वाले समीकरण को हमें प्रदर्शित करना हो log बेस 10 में तो कैसे करेंगे। log बेस 10 के लिए आप जानते हैं चूंकि ln बराबर 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू, यहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, साथ में क्या आ जाएगा, ये log और ऊपर हमारा आ जाएगा R1 और नीचे क्या आ जाएगा R2। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक और फार्मूला हो गया जो log बेस 10 पर आधारित है। आप चाहें तो यहाँ बेस 10 भी लिख सकते हैं, यदि नहीं भी लिखा है LOG लिखा है तो आप समझ सकते हैं वो बेस 10 वाला है, उसका आधार 10 है। तो इस प्रकार से किन्हीं दो टाइम पीरियड T1 तथा T2 पर यदि सांद्रताएं अभिकारकों की R1 तथा R2 हो तो उस स्थिति में भी हम K की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसान था। मेन डेरिवेशन पीछे का था, ये तो केवल हम कह सकते हैं कि उसी डेरिवेशन से एक फार्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करने वाली बात थी कि कहीं पर आप रुको ना। एनसीईआरटी ये टॉपिक आपका बिल्कुल पूरा का पूरा हो गया है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिए प्रथम ऑर्डर की जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी आपकी हम कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती हैं वे सारी प्रथम कोटि की होती हैं। तो ध्यान रखेंगे एक्टिवता के कारण
उत्पन्न अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती हैं, प्रथम कोटि की होती हैं। ध्यान रखने का। अब इसका एग्जांपल दें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? जैसे हम रेडियम ले, हमने कहा Ra रेडियम, परमाणु क्रमांक इसका होता है 88 और जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 226। अब जब ये क्षय होता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं रेडियोएक्टिव डिके होता है, इससे कण निकलते हैं। तो यदि एक अल्फा कण निकले, थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको, अल्फा कण निकले तो अल्फा कण आप जानते हैं वो हीलियम का जो नाभिक होता है उसे अल्फा कण कहते हैं। ये होता है 2He4 और साथ में हमारा बन जाता है रेडॉन, बन जाता है Rn, जिसका परमाणु क्रमांक 86 और परमाणु भार 222 होता है। तो 88 में से 2 गए 86, 226 में से 4 गए 222, तो रेडियम रेडॉन में परिवर्तित हो गया। ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन है। तो ये हमारी कौन सी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण को समझा और फिर साथ में हमने समझा कि प्रथम कोटि की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसको किस प्रकार से समाकलन विधि से उसको समीकरणों को प्राप्त किया जाएगा और कैसे उसका ग्राफीय निरूपण किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैथमेटिकल बेस्ड था पूरा का पूरा, लेकिन यदि आप फोकस होकर के देखेंगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। पिछली क्लासों को में यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। मेरा पूरा प्रयास है कि इस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता हो उसे मैं पूरा का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करके बताऊं, और इसी में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बनते हैं। तो इच्छा आपकी है, आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करके डिटेल में यदि समझना चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को कंटिन्यूटी में देखिए, आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।